नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जूनियर असिस्टेंट का आज हमारा जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 15 है। इसमें 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, पहली बार इस मॉक टेस्ट को देख रहे हो, तो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप भाई वहाँ से सारे मॉक टेस्ट देख सकते हो। हर मॉक टेस्ट में हमने 100 क्वेश्चन कराए हैं। आज भी 100 क्वेश्चन कराएंगे, तो अगर 15 मॉक टेस्ट को देख लोगे तो 1500 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित ये जो है क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी ने किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी जानते हो इस चीज़ को, तो क्या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके इर्द गिर्द ही ये क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले पीवाईक्यू कवर करने चाहिए। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है? पहली चीज़ तो भाई, तद्धित शब्द की बात करी जाए तो इसमें व्यंजन संधि है। कैसी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत् प्लस हित। यानी जो बाद में तय लगेगा उसके नीचे हलंत लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो उस खाद्य सामग्री को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पाथे। बहुत ही अच्छा शब्द है ये। जो खाने की सामग्री यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम पाथे कहते हैं। और जो पथ्य होता है, इस पथ्य को हम क्या कहते हैं? जो रोगी को दिए जाने वाले हल्के भोजन को पथ्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इनमें जो कौन सा जोड़ा है वो भिन्नार्थक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधि और अवधि। ये जो है भिन्नार्थक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भिन्नार्थक हो जाएगा, क्योंकि अवधि का जो समय होता है, इस अवधि का समय क्या होता है? काल या समय होता है। और इस अवधि का क्या अर्थ होता है? तो अवध देशीय भाषा होती है। आपने सुना भी होगा कि अवधि भाषा, तो ये एक भाषा का नाम है अवधि। क्वेश्चन नंबर 4, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। यानी अंक शब्द दे रखा है और अंक के अनेकार्थी शब्द जो हैं वो कौन से विकल्प में हैं, जो सभी के सभी अंक के अनेकार्थी विकल्प हों। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, अंक का अनेकार्थी की बात करें तो गोद, संख्या और अध्याय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको पता होगा गिरि पर्वत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पर्वत को कहा जाता है। तो पर्वत अचल और भूधर हैं, पर पवन नहीं है। गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, धूसर किसका पर्याय है? धूसर शब्द किसका पर्याय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गर्दभ का पर्याय है। किसका? गर्दभ का पर्याय है धूसर शब्द जो है। अगर हम गर्दभ शब्द के और अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो रासव, वैशाखानंदन, वेसर, चक्रीवान, खर आदि हो जाएंगे। और जी इसी तरीके से अगर हम अश्व की बात करें तो आप सभी जानते हो अश्व के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे भाई। बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, ये अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। अगर मेघ माने बादल होता है तो इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? मेघ माने क्या होता है भाई? बादल होता है, तो इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? घन, जलधर और जी धराधर, वारिद और बादल, नीरद आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? तो यहाँ पर विलोम शब्द पूछ लिया, तो धूमिल का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो भाई इसका जो विलोम होगा वो उज्ज्वल हो जाएगा। धूमिल माने होता है कि कुछ दिखाई न देना, और उज्ज्वल माने मतलब अच्छे से दिखाई देना या स्पष्ट दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 8, औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो औपचारिक शब्द में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय है। औपचार प्लस इक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो सिंगार शब्द जो है ये तद्भव है
अब पूछा है कि श्रृंगार का तत्सम क्या रहने वाला है, तो सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है, क्योंकि इसमें संबोधन किया जा रहा है ए राकेश। और वैसे भी आप देख सकते हो ए राकेश यहाँ आओ। अब इसमें क्या है, देखो विस्मय आदिबोधक दे भी नहीं रखा। अगर चिन्ह के आधार पर बात करते हैं तो विस्मय आदिबोधक हो जाता, लेकिन पूरे सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो आप महसूस करोगे ये संबोधन कारक इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसके सिर पर चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या है? चंद्रशेखर। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रशेखर। देखिए चंद्रचूड़ जो कहा जाता है ना, चंद्रचूड़ की मैं बात करूं, क्या जिसके बालों में चंद्रमा हो उसे चंद्रचूर्ण कहा जाता है। और चंद्रचूर्ण जो पर्यायवाची शब्द है ये शिव का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प दे रखे हैं, सागर, अग्रजा, छात्र और राजन। इसमें हमें स्त्रीलिंग छांटना है, तो सही आंसर हो जाएगा अग्रजा। अग्रजा शब्द जो है स्त्रीलिंग है और बाकी शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। अगर आप अग्रजा का पुल्लिंग बनाने जाओगे तो अग्रज बनेगा। क्या बनेगा? अग्रज। क्वेश्चन नंबर 13, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे अगर क्रिया की विशेषता बताएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि एक वाक्य ऐसा है जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो प्रयोग किस क्रिया में नहीं हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह क्षण भर में मर जाएगा। इसमें संयुक्त क्रिया का जो है प्रयोग नहीं हुआ है। अब संयुक्त क्रिया कौन कौन सी होती हैं? जैसे रोना और पढ़ना ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। मारना और डालना संयुक्त क्रिया है। उठना, बैठी ये भी संयुक्त क्रिया, लेकिन इसमें तो संयुक्त क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वह क्षण भर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो भाई राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, वह यानी निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? तो वह जो है उसका एक वचन रूप पूछा है इन्होंने, तो सही आंसर हो जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 18, अशुद्ध शब्द है, तो इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा संकट, क्योंकि आप सभी को पता होगा संकट किस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आधा न है जो कि नहीं लगाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण इनमें से कौन सा है? तो जय जो है ये घोष वर्ण होगा। ऐसे वर्णों को जो है आप बोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बोल के देखोगे कुछ डिफरेंट लगेगा तो आप खुद पहचान लोगे। बाकी जो कै, च और ट हैं ये कैसे वर्ण हो जाएंगे? ये अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो ये भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब भाई एक गद्यांश है, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और इस गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी ये गद्यांश दे रखा है, सबसे पहले हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर हमें चेक करने हैं, आंसर हमें लगाने हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए
समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तम उत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। यानी उत्तम से भी उत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। अब जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन है जो गद्यांश आपने पढ़ा है उस गद्यांश से रिलेटेड ही है। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो भाई दिए गए गद्यांश के अनुसार बात करी जाए कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो देखो गांधी जी का मानना है कि विश्व शांति की स्थापना में अहिंसा एवं प्रेम सबसे आवश्यक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 23, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? सत्य पालन के द्वारा, मौन पालन के द्वारा, अहिंसा के द्वारा या भय के द्वारा? तो सही आंसर होगा अहिंसा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? यानी कि जो संक्षेप में हम चीज़ें लिखते हैं, जैसे गद्यांश, अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई इस गद्यांश को संक्षेप में लिखो, तो लगभग कितने शब्दों में संक्षेप में लिखना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा 1/3 शब्दों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ओखली में सिर देना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ओखली में सर देना, तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों मुसीबत झेलना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, सखिने सहित हर्षी अति रानी सूखत धानु परा जनु पानी, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो अलंकार इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ शब्द देख लेने हैं। जैसे यहाँ पर जानू शब्द आ गया, जनू आ जाएगा, या फिर जानहू आ जाएगा, जानो आ जाएगा, जियो शब्द आ जाएगा, मानो, मनु, मनहु शब्द आ जाएंगे ना, तो आप समझ जाना वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 27, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भाई आश्रय कहते हैं। क्या? आश्रय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। भाई एक वाक्य अशुद्ध दे रखा है, वो जो वाक्य है वो कौन सा अशुद्ध है? उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, तो ये तो शुद्ध वाक्य है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी शुद्ध वाक्य है। वह प्राय मेरे यहाँ आता था, ये भी शुद्ध वाक्य है। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई ये वाक्य? ये अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आम सभा में जो है सामान्य लोग उपस्थित होते हैं, ना कि प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। तो ये त्रुटि थी, त्रुटि बहुत ही
अच्छी त्रुटि थी कि इसको पहचानना इतना आसान नहीं होता। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 31 में समास कौन सा है? तो भाई इसे तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर गिनतियाँ आ जाएं शब्द से पहले वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 30, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो तो उसे भाई अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो 30 क्वेश्चन तो हमने हिंदी के कर लिए, अब सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे उन्हें भी हम निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या 16 कैसे आया, 26, 36 उसके बाद क्या आएगा? तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना बेकार क्वेश्चन ये है नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले तो 16 कैसे आया? देखो 4 की गुणा जब 4 से करी और उसमें हमने 0 जोड़ दिया तो 16 आ गया। क्योंकि रीजनिंग में एक कोडिंग करनी होती है, हमें लॉजिक लगाना होता है। तो ये लॉजिक बन गया हमारा 16 पे। अब 26 पे जो लॉजिक बनेगा वो 5 गुणा 5 कर दिया प्लस 1, तो 5 पंजे 25 प्लस 1 कितना हो गया? 26। ये भी हो गया। अब 36 पे करके देखते हैं हम। 6 गुणा 6 प्लस 0, 36 हो गया। अभी क्या करना? 7 गुणा 7 प्लस 1, 7 7 49 और 1 50। तो 50 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो हमारा जो लॉजिक है वो सही बैठ गया। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। भाई देखो रीजनिंग में किसी भी तरीके से आप तुक बैठा हो, अगर आपका तुक बैठता है तो वो सही होगा, मैं आपको यही कहता हूँ। पर आप सेटिस्फाई होनी चाहिए जो समीकरण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। डोली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज़्यादा है। डोली की जो ऊंचाई है वो चंद्रा और फरा से ज़्यादा है। भाई ये डोली है और इसकी ऊंचाई जो है चंद्रा और एफ आर फरा से ज़्यादा है। लेकिन हमें चंद्रा फरा का नहीं पता कितना कितना, पर हमें डोली का पता है कि डोली की इन दोनों से ज़्यादा। आनंद की ऊंचाई फरा से कम है। अब आनंद जो है, आनंद यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि उसकी ऊंचाई फरा से भी कम है। बाकी जब फरा से कम है तो हम ये नहीं कह सकते चंद्रा से कम है या ज़्यादा है, लेकिन जितना हमें पता उतना हम करते रहेंगे। चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है। चंद्रा की ऊंचाई भी आनंद से अधिक है। चलो ठीक है, अभी तो ऊपर ही रखा है। डोली की ऊंचाई भरत से कम है। अब जो डोली है जो सबसे ऊपर रखी है इसकी ऊंचाई किससे कम है? भरत से। अब भरत ये हो गया। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी इसका मतलब क्या है? चंद्रा जो है वो फरा से बड़ी हो जाएगी। समझे? क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इनमें से कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है? तो कौन हो जाएगी भाई? चंद्रा ही हो जाएगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। 32 का हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि जैसा हमने सॉल्व करा है उस हिसाब से जो है चंद्रा ही बड़ी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इसमें, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रा जो है तीसरे नंबर की बड़ी लड़की है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो ये श्रृंखला है, इसे हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या, आप इनको बांटने की कोशिश करो। सबसे पहले गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 जो है मतलब जो अल्फ़ाबेट बैठ जाएंगे जो रिक्त स्थान को भी लगाकर, ठीक है। अब 15 बैठ जाएंगे तो 15 बैठाने के लिए अगर 5 5 में डिवाइड करते हैं तो देख लो। तो ए जेड बी जेड फिर ए बी इस तरीके से नहीं बन पा रहा, तो 5 5 डिवाइड करके नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो अब 3 3 करके बांट लेते हैं। ए जेड बी, क्या ए जेड बी इस तरीके से। उसके बाद में जेड बी ए, जेड बी ए, तो बी किस में दे रखा? बी में दे रखा और सी में दे रखा, तो ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। जेड बी ए, उसके बाद बी ए जेड,
तो बी के बाद जेड इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, बी ए जेड, फिर उसके बाद क्या आने वाला है, ए जेड बी, फिर ए जेड बी आएगा, तो ए जेड बी, तो खाली स्थान पे जेड आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। जो सही आंसर आएगा वो सी आंसर हो जाएगा। भाई ऐसी जो रिक्त स्थान होते हैं इन्हें 3 3 में या 5 5 में, मतलब सबसे पहले इन्हें जोड़ो, जैसे 15 है तो 5 5 में तोड़ने की ट्राई करो, 3 3 में तोड़ने की ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो बैठ ही जाता है अगर आप करने की कोशिश करोगे इन क्वेश्चनों को। ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कथन निष्कर्ष का सवाल है। अब कथन निष्कर्ष का हम सवाल कर लेते हैं। देखो सभी मेज कुर्सियां हैं, सभी जो मेज हैं ये क्या हैं, कुर्सियां हैं। कुर्सियां पर्दे नहीं हैं, तो पर्दे अलग हो गए, ये कुर्सियां नहीं है। मेज पर्दे नहीं है, इसने क्या कहा है, मेज पर्दे नहीं है, जो मेज है वो पर्दे नहीं है। तो ये सही बात है, मेज तो पर्दे नहीं है, क्योंकि मेज कुर्सियों में, और कुर्सियां ही जब पर्दे नहीं है तो मेज कहाँ से हो जाएंगे। सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज नहीं है, सभी मेज कुर्सियां हैं, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो केवल हमारा जो है फर्स्ट सही है, निष्कर्ष जो है हमारा पहला वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें, उसके बाद आंसर हमें इसका देखना है। प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो मुख्य तत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। क्वेश्चन कर लेते हैं अब दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, ये लाभों में से एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए शिक्षा व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है तथा समाज के सभी लोगों में समानता की भावना पैदा करती है। शिक्षा से व्यक्ति समाज में सशक्त बनता है, परंतु शिक्षा का अधिकार शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, प्रश्न आकृति वाला चिन्ह दे रखा है, इस आकृति से ये बनी है, तो ये आकृति किससे बनी थी। तो अगर आपको इसके बारे में बताते हैं दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी से ये वाली आकृति बन जाएगी, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बी ए का पुत्र है जिसका सी से विवाह हुआ है, जबकि डी का विवाह ई से हुआ है। यदि ई बी का भाई है तो डी का ए से क्या संबंध है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई बहू है। क्या है, बहू है। डी का ए से संबंध क्या है, बहू हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप करके देख लेना भाई, क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, मैंने पीछे सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रस्तुत धारणाओं में कौन कथन में निहित है। अभी कथन दे रखा है कि सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। ये हमारा कथन है कि अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हो तो, और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। अब इसकी धारणाएं देख लेते हैं, धारणाएं क्या क्या हैं। अगर इसकी धारणाओं की तरफ चलते हैं तो समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय यानी करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना समाचार पत्रों के साथ भी जा सकती है, और भी तरीके हो सकते हैं करंट अफेयर को पढ़ने के। रोज़ाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है, तो ये सही है, क्योंकि रोज़ाना अगर आप करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे तो तैयारी में अच्छी मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ धारणा दूसरी वाली जो है वो हमारी निहित है, क्योंकि अब आप किसी से करंट अफेयर पढ़ रहे हो और आप उनसे नोट्स बना रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिट है, फिर आपको अखबार के नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है। और आप तो अखबार से नहीं पढ़ रहे हो उन चीज़ों को, वो जो आपके सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर की क्लास,
करवाते हैं, जहाँ से भी वो पढ़ा रहे हैं, आपको तो नहीं पता वो किस सोर्स से उन चीज़ों को लेके आ रहे हैं। क्या पता वो वेबसाइट से चीज़ें उठा रहे हो, क्या पता कहाँ से उठा रहे हो, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाए गए तो वो एक माध्यम दूसरा हो गया। उनके द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को जब आप अपने नोट्स में बनाओगे तो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से 3 गुना है। संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष है। जब संगीता का जन्म हुआ था उस समय संतोष की आयु क्या थी? क्वेश्चन को कर लेना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। पूजा की उम्र x मान लेना और संतोष की उम्र x+5 मान के, और संगीता की उम्र का x/3 इस तरीके से कर लोगे ना, तो भाई x की वैल्यू पता है आपकी 30 निकल के आ जाएगी। जब x की वैल्यू 30 निकल के आ जाएगी तो उन्होंने क्या पूछा है, उस समय संतोष की आयु क्या थी, तो आराम से निकाल दो। 30 में से जो है आप 30 आ गई, 30 के बाद में संतोष की वर्तमान आयु देख लो आप कितनी हो जाएगी, 35। उसके बाद में जो है, अब उसने कहा है कि उस समय पहले ही की पूछ रहा संतोष की, तो 35 में से 10 घटा तो 25 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 2 × 3 बराबर 49 और 3 × 4 बराबर 916 तो 9 × 7 बराबर कितना होएगा? भाई क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से कर सकते हो। 2 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 9, 49 हो गया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 916। 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 8149 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताओ। भाई त्रिभुजों की संख्या इसमें बतानी है। त्रिभुज छांट सकते हो आप, कोई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं इसमें त्रिभुज छांटने में। तो सही आंसर 15 त्रिभुज हो जाएंगे इसके। रीजनिंग मतलब इतनी डिफिकल्ट रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, इतना सभी जानते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 42, 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 64 है। डिवीजन बी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 60 है। डिवीजन सी के 60 छात्रों के अंकों का औसत 58 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करो। भाई बहुत आसान है, 60 की गुणा 64 से कर दो, उसके बाद में इनका एवरेज निकल जाएगा 60 की, और ये 40 की 60 से गुणा कर दो, यहाँ पर एवरेज निकल जाएगा। यहाँ पर 60 58 की करोगे तो मतलब अंक निकल जाएंगे जो कितने अंक बैठ रहे हैं। उसके बाद में सारे अंकों को जोड़ लो, जितने आपके अंक बैठ जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ लगभग आपके जो अंक बैठेंगे, लगभग क्या एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 9720 अंक बैठ जाएंगे। और स्टूडेंट कितने हैं? 160 स्टूडेंट हैं। तो अब जब आप इसे काटने जाओगे तो 60.75 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन आप कर लेना, जैसे मैंने बताया उस तरीके से हो जाएगा, कुछ भी इस था नहीं इसमें। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये, एवरेज वाले चैप्टर से मैं ये कह रहा हूँ। इतना नॉर्मल क्वेश्चन है कि मैथ्स में ये क्वेश्चन आने का भी नहीं, इतना नॉर्मल है एवरेज का ये क्वेश्चन। ये रीजनिंग में ही रखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं अगर मिलेगा अभी तो। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किन विकल्पों में कौन सा निष्कर्ष उस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से, क्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। देखो इनकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी बड़ी हो सकती है, बाकी इसमें कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर बाजार में बिकने वाले फसलों और सब्जियों में मिलता है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित यानी रोग शर्म कर लेते हैं, और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देख लेते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ये हमको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर बात करें इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। किसानों रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय से न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है। तो ये बात कही गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी कुछ भी ऐसा मेल नहीं खाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्योंकि आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होगे जो ऑप्शन नंबर बी था वो बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 44 है। देखो, त्रिभुज शिक्षितों को दर्शाता है, वर्ग नौकरीशुदाओं को दर्शाता है तथा वृत्त जो है युवाओं को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत देती हैं, यानी शिक्षित कितने हैं, युवा कितने हैं, नौकरीशुदा कितने हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है कितने नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं हैं। तो भाई आराम से बता सकते हो कितने जो है नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं है। तो ये वाली तो नहीं है नौकरीशुदा, ये 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन और उसके बाद में तर्क दे रखी हैं। देखो, कथन है क्या व्यवसाय पर उच्च कर दर लगाई जानी चाहिए। ये जो हमारा सही इसमें देखते हैं, क्या व्यवसाय पर उच्च कर दर लगाई जानी चाहिए। नहीं, करों की उच्च दर निवेश को हतोत्साहित करती है और इससे नौकरियां और विकास कम होगा। तो बिल्कुल तर्क हमारा सही है। अगर आप किसी के बिजनेस पर कोई कुछ ऐसा अपना खुद का कारोबार कर रहा है, अगर आप पर उस आप जो है उस पर उच्च दर लगा दोगे तो वो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएगा और जो नौकरियां भी इस तरीके से नहीं दे पाएगा और दूसरे लोग इन्वेस्ट करने के बारे में भी बहुत बार सोचेंगे। तर्क दूसरा, हाँ कुछ व्यवसायी करों को बचाने के लिए चतुराई से लेखाकरण करते हैं, अतः करों की दर उच्च करना एक अच्छा प्रत्यु उपाय होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो दूसरा तर्क है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है कि कोई भी इंसान किसी तरीके से चतुराई तरीके से कैसे टैक्स बचा सकता है। तो ये नकारात्मक चीज़ों को दर्शा रहा है सरकार की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा तर्क नंबर जो है एक मजबूत है। तो भाई ऑप्शन नंबर जो है अपना सी जो है सही आंसर हो जाएगा। सामान्य जानकारी के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। तो उस समय कौन था राज्यपाल, मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था तो राज्यपाल कौन था। तो भाई गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। बाकी आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर एक को तो जलालुद्दीन खिलजी, इसने तो खिलजी वंश की स्थापना करी थी। और उसके बाद में क्या होता है कि तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है, क्योंकि जो खिलजी वंश चलता है वो चलता है यानी कि 1290 से और 1320 तक। 1320 में जो है फिर इसकी स्थापना हो जाती है। 1320 में तुगलक वंश की कौन कर देता है, गयासुद्दीन तुगलक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नवंबर 1915 में लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो किसे फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो है करतार सिंह सराभा को। देखो, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। लेकिन लाहौर में 1915 में ये गदर पार्टी संयंत्र था, उसकी भूमिका के लिए जो फांसी दी गई थी करतार सिंह सराभा को दी गई थी। मैं आपको एक गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, आप सभी जानते हो उस समय तरह तरह के एसोसिएशन वगैरह बन रहे थे। तो करतार सिंह सराभा भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी के सदस्य थे। तो ये गदर पार्टी कहाँ बनी थी, अमेरिका में बनी थी। और भारत में एक बड़ी क्रांति की योजना के सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने कई अन्य लोगों के साथ फांसी दे दी गई थी। और कब दी गई थी, तो 16 नवंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में करतार सिंह को जब फांसी पर चढ़ाया गया था तब वे मात्र 19 वर्ष के थे। तो आप समझ सकते हो भाई हमारे देश के कितने वीर जवानों ने अपनी शहादतें दी हैं, तब जाकर के हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ है। तो बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में रहे हैं। तो हमें उन सभी को देखना चाहिए, उन सभी के बारे में सोचना समझना चाहिए। और जिन्होंने भी हमारे देश के लिए बलिदान दिया है तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। और आप सभी को पता होगा क्या जो पूना पैक्ट के बारे में ये क्यों हुआ था। तो इस ये समझौता जो है ना सरकार द्वारा था, सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के समाप्त करने के लिए था।
यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि वो दलितों के लिए पृथक्करण निर्वाचन की मांग कर रहे थे, यानी उन्होंने पा लिया था पृथक्करण निर्वाचन। पर गांधी जी ने जो है धरने पर बैठ गए, उसके बाद में पूना पैक्ट वगैरह हुआ और 1932 में फिर ये चीज़ें समाप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? धौलागिरी को जाना जाता है। भाई धौलागिरी कहाँ पर पड़ता है? देखिए धौलागिरी की अगर बात करी जाए तो धौलागिरी का रंग पहली चीज़ तो सफ़ेद होता है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है धौलागिरी। अगर इसकी बात करोगे ना धौलागिरी की, तो नेपाल में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। धौलागिरी नेपाल में है। और अगर धौलाधर की बात करी जाए तो वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील पूछी है यहाँ पर, तो वो वेम्बनाड झील हो जाएगी। वेम्बनाड झील हो जाएगी। कहाँ पर है भाई ये वेम्बनाड झील जो है? अगर मैं आपसे पूछूं ये कहाँ पर है वेम्बनाड झील, तो आपको बताना है ना ये कहाँ पर है वेम्बनाड झील। अगर पैंगोंग झील की बात करें तो ये कहाँ पर हमें पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए भारत और चीन दोनों देशों में स्थित है जो ये पैंगोंग झील मैं आपको नाम बता रहा हूँ। और आपको वेम्बनाड झील कहाँ पर है ये आपको बताना है। और भाई आप सभी जानते हो कि पुलिकट झील कहाँ पर पड़ती है? उड़ीसा और सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो है ये बॉर्डर पर पड़ती है, यानी दोनों राज्यों में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो सूरजमुखी की खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा सूरजमुखी की खेती होती है? तो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दे रखे हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हमने अनुच्छेद बता दिए। भाग की बात करें तो भाग या पार्ट 4 में है। क्वेश्चन नंबर 53, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत राज्य बन गए थे? तो किसके अंतर्गत ये राज्य बने थे? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो भाई सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो संविधान में किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो योजना आयोग के बारे में नहीं है। बाकी वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग सभी के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन योजना आयोग के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है। और अभी तो आप सभी को पता होगा, पहली चीज़ तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग था और अभी योजना आयोग की कोई जगह नहीं है। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है। आपको पता होगा नीति आयोग कब लागू हो चुका था देश में? तो 1 जनवरी 2015 से लागू है और इसकी समाप्ति भी 1 जनवरी 2015 ही है योजना आयोग की। क्वेश्चन नंबर 55, एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य क्या है? तो भाई सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है क्वेश्चन। तो भाई उसे कहता है रेपो दर। क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। देखो वाणिज्यिक बैंक का मतलब ये है, अभी कोई बैंक है जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गई, वो आरबीआई से अगर पैसा लेना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं है और पैसा लेना चाहती है, तो वो किस रेट पर पैसा लेगी? जो आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो किस रेट पर देगी? तो रेपो रेट पर देती है। और आप सभी को पता है ये हर 4 माह में जो है रेपो रेट दर जो है ये चेंज होती रहती है। अभी वर्तमान में क्या चल रही है, आने वाले 4 माह बाद क्या रहेगी? तो ये जो है रेपो रेट जो है सेम नहीं रहती है पूरे साल के लिए, ये चेंज होती रहती है। और रेपो रेट जितनी ज़्यादा कम होगी
उतना ही ज़्यादा मार्केट में क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इस वजह से रेपो रेट पे कंट्रोल करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है पहला काम होता है। क्वेश्चन नंबर 57, PMGY का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ ली इसकी, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? तो भाई वो थे थियोडोर रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है ये। अब ऐसे कैसे हम रूजवेल्ट भी नहीं पढ़ सकते, थियोडोर रूजवेल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब भाई जी ऐसा कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इसका कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से क्या कुछ पूछ ले भाई। मैं तो यही कहूँगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो उतना इन चीज़ों को पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। थोड़ी चीज़ें पढ़ रहे हो उनका रिवीजन करते रहो, क्योंकि पूरे मार्क्स लाने जीएस में तो इम्पॉसिबल हो जाता है। पूरे मार्क्स तो आप जीएस में नहीं ला सकते अगर एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक हो। अगर एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक नहीं है तो एक अलग चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 59, रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? रियो ओलंपिक्स में पहला पदक भारत के लिए किसने जीता था? तो वो साक्षी मलिक ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 60, सिस्मोमीटर का किसके द्वारा आविष्कार किया गया? तो सिस्मोमीटर का जो आविष्कार किया गया था वो किसने किया था? तो लुइगी पाल्मिरी ने किया था। किसने किया था? लुइगी पाल्मिरी ने किया था दोस्तों। और आप सभी को पता है ये सिस्मोमीटर क्या काम करता है? तो भूकंप मापी यंत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 61, फरवरी 2023 में U20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था? तो किया गया था महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में। क्वेश्चन नंबर 62, फरवरी 2023 में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो वो केरल उच्च न्यायालय सही आंसर होगा। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी जयंती मनाई गई थी? 129वीं। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो यूरो मुद्रा को किसने अपनाया है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्रोएशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोएशिया हो जाएगा। अगर इससे पहले की बात करें, क्रोएशिया की मुद्रा कूना थी। और यूरोप का ही ये देश है, क्रोएशिया जो है यूरोप का ही देश है, लेकिन पहले इसकी मुद्रा क्या थी? मतलब कूना थी। वर्तमान समय में इसने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। क्वेश्चन नंबर 65, 1 जनवरी 2023 को लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन है, इन्हें हम कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 15 में से 7-8 कर लेते हो तो आप मानना कंप्यूटर में बहुत अच्छा आप स्कोर करके आए हो। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो क्या किए जाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, या ऑल ऑफ दिस? तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के सबसे युवा और सबसे पहले मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये किस उद्देश्य के लिए? मौसम के पूर्व अनुमान के लिए। देखो, वेदर के लिए जो यूज़ करते हैं हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए ही यूज़ किया गया था, मौसम के पूर्व अनुमान के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, देखो पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो इसके बारे में तो खैर आपने चीज़ें पढ़ भी रखी होंगी, क्योंकि अगर बात करी जाए इंटेल के सबसे ज़्यादा मतलब माइक्रो प्रोसेसर है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा इंटेल कॉरपोरेशन। जो इंटेल कंपनी है इसने बहुत ज़्यादा काम किया है इस चीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है? तो स्वीकृति संभाव्य कौन सी नहीं है?
तो भाई ओमेगा ऑटोमेशन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बाकी हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो ऐसा मानो कि अब सारी डिटेल में तो चीज़ें नहीं चलेंगी भाई, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी तरपलसी ने पूछा है कंप्यूटर में, तो मैंने वो रख दिया। अब बाकी जैसे और भी चीज़ें आपको मैं रख रहा हूँ ना, जो भी चीज़ें ये मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेंगी। एक एआई का क्वेश्चन पूछता है यार, एआई के जनक कौन है, बहुत अभी फेवरेट टॉपिक बन चुका है आज के समय में कंप्यूटर। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया एआई के जनक, तो जॉन मैकार्थी हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है? तो वो भाई प्रोलॉग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर में एआई का अर्थ। तो एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऊपर आया भी था अभी लास्ट क्वेश्चन में, आप वैसे भी जानते हो कि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स विशेषता है यानी आईओटी? क्या भाई आईओटी की विशेषता क्या है? तो अगर इसके सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो कनेक्टिविटी है, डायनेमिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग है, स्केलेबिलिटी है, तो तीनों सही है। तो ऑल ऑफ दिस यानी तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है? तो लीफो देखो फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाती है, फुल फॉर्म की मैंने एक वीडियो बना के घेर दी है चैनल पर, उसे आप देख सकते हो अगर आपका समय लगता है तो। तो लीफो का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई लिफो के पूर्ण रूप की बात करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्व अवलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखो अगर आप पेज से पहले आप पेज को प्रिंट करना चाहते हो पर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से पेज प्रिंट होगा, उसे कहते हैं प्रीव्यू। तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करके आप देख सकते हो? तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस F2 होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होता है? तो भाई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में तो फ़ॉन्ट तो नहीं होता, फ़ॉन्ट तो आप चेंज करके मतलब आप किस डिज़ाइन में करना चाहते हो, अंडरलाइन ये तो अलग चीज़ हो गई, और सबस्क्रिप्ट भी अलग होगी, लाइन स्पेसिंग होती है जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो वो कैपिटलाइज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप सभी को पता होगा हम जो है टेक्स्ट को इटैलिक में भी लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, पर कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, एम एस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? एम एस वर्ड का जो प्रयोग करते हैं हम, तो स्लाइड्स बनाने में तो नहीं करते, अगर बात करी जाए तो हम डॉक्यूमेंट्स के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि यानी स्प्रेडशीट का जो लाभ है वो क्या है? कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, सही है। चेंजिंग डेट ऑटोमेटिकली अपडेट्स कैलकुलेशन, ये भी सही है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 79, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो भाई ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में। क्वेश्चन नंबर 80, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब भाई यूपी जीके के क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, इनका भी अहम योगदान रहने वाला आपके सिलेक्शन में। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है?
तो चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लखनऊ सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो वो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इलाहाबाद प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 84, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? संभागीय आयुक्त या सचिव के। क्वेश्चन नंबर 86, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो यह बनारस में है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो थारू है, सहरिया है, बुक्सा है, पर तड़वी नहीं है। तड़वी जो है ये जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में कहाँ के उदाहरण हैं? रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में कहाँ के उदाहरण हैं? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? स्थान दे रखा, उत्तर प्रदेश के जिले दे रखे। तो बटेश्वर, देवा शरीफ, संकीसा, बिठूर। तो ये मेलों के नाम दे रखे हैं एक तरफ, मतलब यहाँ पर मेले भी लगते हैं। और स्थान है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पड़ते हैं? तो अब सही सुमेलित नहीं है इनमें से एक, वो कौन सा नहीं है सही सुमेलित? तो देवा शरीफ जौनपुर नहीं आएगा, देवा शरीफ क्या आएगा? बाराबंकी आएगा। बाकी तो संकीसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर और बटेश्वर आगरा। लेकिन बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। देवा शरीफ कहाँ आएगा? बाराबंकी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो अमीर खुसरो का स्थान पूछा गया है। ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन अमीर खुसरो वाला भाई। मतलब क्वेश्चन तो ये सारे ही आए हैं, कभी आप इन्हें हल्के में ले जाओ। ये सारे ही क्वेश्चन आए जो मैंने क्वेश्चन कराए अभी तक भी 1500 क्वेश्चन। तो अमीर खुसरो का जो है जन्म स्थान वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाली। क्या हो जाएगा भाई? पटियाली हो जाएगा। देखो पटियाली गांव का नाम है। अब यहाँ पर कितना अच्छा ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, पटियाली गांव का नाम दे दिया। अब वैसे अगर ज़िले की बात करी जाए तो ज़िला उनका एटा पड़ता है। ये पटियाली गांव जो एटा ज़िले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 92, 1924 में संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो सही आंसर है कानपुर में बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 93, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो भदोई को कहा जाता है। भदोई और एक मिर्ज़ापुर। अगर मिर्ज़ापुर होता तो मिर्ज़ापुर भी आपका सही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाओं में नहीं है? तो वो कौन नहीं है? डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है 96 में? तो भाई मॉडर्न बेकरी जो है ये ही सुमेलित नहीं है। ये लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में मॉडर्न बेकरी। बाकी ये जो है बाकी सही है हमारे। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो भदोई को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया इन क्वेश्चनों के बीच में, तो सोवियत रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है भाई? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि इसमें अखरोट आ गया, ये गलत हो जाएगा। और जी चावल, गेहूं, बाजरा, जो ज्वार आ गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मक्का आना चाहिए। और चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का पर इसमें जौ नहीं है, तो इसने कहा है कि उपयुक्त तरीके से या महत्वपूर्ण अनाज के रूप में ये अनाज आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो मैंने कई बार आपको बताया है, गेहूं, आलू, गन्ना इनमें अग्रणी है। चावल की बात करें तो चावल में दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। भाई ये कैसे लगे आपको 100 क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं मॉक टेस्ट में? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और भाई इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहेगा लगातार। बेहतर कंटेंट की आप हमसे उम्मीद कर सकते हो और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। बाकी अगर कुछ आपको कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दिया करो, भाई ये कमी लगी हमें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने की। अगर आप कमेंट करके नहीं बता सकते तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी कुछ बताया जाएगा। तो समय लग सकता है बताने में, ये नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम पर ही बैठा हूँ, हो सकता है 5 घंटे लग जाएँ। शाम को ज़्यादातर समय होता है कि शाम को देखने का इंस्टाग्राम, तो उस समय अगर किसी का कुछ ऐसा क्वेरी होगी तो ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, अगर हम हमारे बस की वो चीज़ होगी तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।